वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पाठ नंबर 6, जिसका शीर्षक है रजिया सज्जाद जहीर। सबसे पहले हम यहाँ लेखिका का परिचय करेंगे। लेखिका का नाम है रजिया सज्जाद जहीर। इनका जो जन्म हुआ था 15 फरवरी 1917 में। 15 फरवरी 1917 में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान जो है इनका राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर की। बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर की तथा विवाह के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए की। सन 1917 ईस्वी में अजमेर से लखनऊ आकर करामात हुसैन गर्ल्स में कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगी। कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगी। इन्हें जो सम्मान मिले हैं सोवियत सूचना विभाग से, उत्तर प्रदेश से उर्दू अकादमी पुरस्कार मिला। उर्दू अकादमी पुरस्कार मिला। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला।
तथा सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार इनको मिला। इन्हें अखिल भारतीय लेखिका संघ ने अखिल भारतीय लेखिका संघ ने इन्हें पुरस्कृत किया। दिसंबर 1989 को 18 दिसंबर 1989 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं उर्दू कहानियों का संग्रह जर्द गुलाब प्रमुख है। जर्द गुलाब जो इनका एक प्रमुख संग्रह है। श्रीमती रजिया सज्जाद जहीर जी का आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उन्होंने उर्दू में बाल पत्रिका या बाल साहित्य की भी रचना की है। इस साहित्य के माध्यम से लेखिका ने बाल मनोवैज्ञानिक के अनेक सुंदर चित्र अंकित किए हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने अपनी अनेक कहानियों में समकालीन सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, राजनीतिक विसंगतियों और विडंबनाओं का अनूठा चित्रण किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों को सहते सामंजस्य उनकी कहानियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी कहानियां संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। प्रस्तुत कहानी नमक में लेखिका ने भारत पाक विभाजन के पश्चात सरहद के दोनों ओर विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलते हुए एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार उनकी अनेक कहानियां मानवीय पीड़ाओं का सजीव और मार्मिक सुंदर चित्रण है। रजिया जी की भाषा जो है सरल, सहज, मुहावरेदार है। उर्दू भाषा की महान लेखिका होने के कारण उर्दू साहित्य भाषा में इनका जो संग्रह है, कहानी संग्रह जर्द गुलाब रचित है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी लिपि में भी लिखी जा चुकी हैं। उनकी कहानियों में उर्दू के साथ साथ अरबी, फारसी आदि शब्दों के भी प्रयोग हुए हैं। मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने आपको इनका ये परिचय करवाया। इसके बाद जो नमक कहानी है इसका अभी मैं आपको सारांश करवाती हूँ। नमक कहानी रजिया सज्जाद जहर द्वारा रचित एक उर्दू कहानी है। यह भारत पाक विभाजन के समय सरहद के दोनों तरफ जो विस्थापित लोग, यानी कि विभाजन के समय जो इधर हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में रह गए थे और पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह गए थे, लेकिन आज भी उन लोगों का अपने वतन के प्रति उतना ही प्यार है जितना विभाजन से पहले था। एक टटोलती, एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने प्राय देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं का इन्होंने सवाल किए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां से नमक लाने की फरमाइश करती है। फरमाइश कहते हैं कि इच्छा जाहिर करती है। सफिया का बड़ा भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि बंटवारे के समय रजिया दिल्ली में रह गई थी। उसका भाई जो था वो पाकिस्तान में रह गया था, तो वो पाकिस्तान में पुलिस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। सफिया के नमक को ले जाने पर वह उसे गैर कानूनी बताता है,
लेकिन सफिया वहां से नमक ले जाने की जिद करती है। वह नमक को एक फलों की टोकरी में डालकर कस्टम अधिकारियों से बचना चाहती है। सफिया अभी भी लाहौर को अपना वतन मानती है। अब भी उसके हृदय में अपने लाहौर का सौंदर्य समाया हुआ है। वह आंखें बंद करके अभी भी वहां के इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें आदि सब उसी तरह दिखती हुई प्रतीत होती हैं। सफिया भारत आने के लिए फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी है। वह मन ही मन सोच रही थी कि किन्नुओं की टोकरी में यदि मैं ये पुड़िया रख लूं तो बचकर जाया जा सकता है। यह बात केवल वही जानती है और कोई नहीं जानता है। लेकिन उसी वक्त उसे अपने भाई की बात याद आ जाती है कि लाहौर से नमक ले जाना गैर कानूनी है। यदि कस्टम अधिकारियों ने उसको देख लिया, पकड़ लिया, तो वो तो जेल जाएगी ही, साथ में उसमें मेरी भी बदनामी होगी। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई वह कस्टम वालों से डरी हुई थी। कस्टम अधिकारी सफिया को नमक ले जाने की इजाजत देना है, यानी कि वह अपने मन के विचारों को, भावों को कस्टम अधिकारी के सामने अपनी व्यवस्था बताते हुए पेश करती है और कहती है कि मैं चोरी भी करना नहीं चाहती और नमक भी ले जाना चाहती हूँ, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। तो कस्टम अधिकारी उसकी बातों से प्रभावित होता है और उसको नमक ले जाने की इजाजत देता है तथा दिल्ली को अपना वतन बताता है। वह उसे, जो कस्टम अधिकारी था, वह उसे बताता था कि दिल्ली मेरा आज भी वतन है। बंटवारे के समय, विभाजन के समय मैं यहाँ रह गया और यहीं रहा। तब सफिया को कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है, यहाँ पर उसकी चर्चा हुई है और उन खातून को, यानी कि खातून उर्दू में खातून मौसी को कहते हैं, यानी कि या बुआ भी हो सकती है, होती है। तो उन्होंने कहा कि जिस खातून के लिए आप नमक लेकर के जा रही हैं उनको भी मेरा सलाम कहना। और तथा सफिया को कहता है कि खातून को मैं नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, जैसे कि मेरा वतन दिल्ली है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता, यानी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रेल में सवार होकर सफिया पाकिस्तान से अमृतसर पहुंचती है। तब उसके कहीं दिलों की धड़कन थोड़ी कम होती है। वेटिंग रूम से निकलकर जब सफिया ट्रेन की ओर चलती है तो उसका भाई कस्टम अधिकारियों को कहता है कि थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा, जब ये बॉर्डर पार कर ले तो तब तक ध्यान रखिएगा। जब कस्टम अधिकारी की पुलिस कांस्टेबल अफसरों को ट्रेन में चढ़ते देखते हैं तो वो धीरे से उनकी बात बताते हैं और सफिया की जो किन्नू की टोकरी और उसका बैग कस्टम अधिकारी उठा करके ट्रेन में रखता है। यह बात देखकर कस्टम अधिकारी, जो बाकी ऑफिसर थे, वो सब हैरान रहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये लाहौर घूमने आई थी, इनका भाई यहाँ है, बाकी हमारा वतन दिल्ली है। कस्टम अधिकारियों को भी ये हो जाता है कि ये एक अफसर अधिकारी की बहन है। उन्होंने भी मेरा, बाद में वो उससे पूछता है, जब रेल में सफर करती पाकिस्तान से अमृतसर पहुंचती है, वहां भी उसका सामान कस्टम वालों ने चेक किया। चेक करने से पहले ही वो सहमी हुई थी, डरी हुई थी। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने सफिया से कहा कि मेरा वतन ढाका है, जो बंगाल, पश्चिमी बंगाल है। उसने कहा कि जब भारत पाक का विभाजन हुआ था तभी वे भारत आए थे। उन्होंने भी सफिया को नमक अपने हाथ से सौंप दिया। कस्टम अधिकारियों ने वो किन्नू की टोकरी में से जो पुड़िया थी वो निकालकर अपने हाथ में ले ली, परंतु जब वो अमृतसर आकर के प्लेटफॉर्म पर उतरी तो कस्टम अधिकारी ने वो पुड़िया सफिया के हाथ में दे दी। इसे देखकर सफिया सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है, कोई नहीं जानता। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं
और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी अपनी जो मजहब की दीवारें हैं वो खींच चुके हैं। मजहबी आधार पर लोग आज अपनी अपनी रेखाओं को मुकर्रर कर रहे हैं। इस बात का अटारी बॉर्डर एक गुहा है जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना हुआ है। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर सफिया कहती है कि भले ही दो देशों का बंटवारा हो गया हो, दो देशों का विभाजन हो गया हो, लेकिन आज भी अंतर्मन में उमड़ती जो वेदनाएं हैं वो सभी की समान है। हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्यार होता है, जैसे उसको अपने लाहौर से आज भी प्यार है। सिख बीबी को लाहौर से प्यार है तो कस्टम अधिकारियों को दिल्ली से उतना ही स्नेह है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही हम दो सरहद, दो किनारों के आसपास खड़े हों, लेकिन फिर भी मन सबके एक हैं, भावनाएं सबकी एक हैं और खून सबका एक है। तो कोई इस प्रकार के उसके मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था, उसको कोई भी नहीं हटा सका। तो वो नमक लेकर के जब अमृतसर से वो बस द्वारा दिल्ली के लिए बैठती है तो वहां पर वो कस्टम अधिकारियों को अपना सलाम कहती है और कहती है कि सरहद के पार रह कर के भी अल्लाह आपकी मदद करे और मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों को जाकर के भी सलाम करूंगी। तो इस प्रकार दो देशों के बंटवारे भी किसी के मन के स्नेह प्यार को नहीं बांट सकता। इस कहानी में ये शिक्षा मिलती है कि दो व्यक्ति, उनकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, उनकी धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, लेकिन जो अंतर्मन आत्मा है वो सबकी एक समान है। तो यहाँ पर इस कहानी में आपको लेखिका का परिचय, लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर, जिन्होंने इसका नमक का शीर्षक है। इसकी कहानी आपको अभी पढ़ाई जो सारांश करवाया है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, लेखिका परिचय और सारांश याद करेंगे। अगली वीडियो में मैं इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी।